इस जीवन में लोग कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है। ये एक्ट का ये सेक्शन इस बात को जाहिर करता है एक अपवाद के तौर पे। किसी भी व्यक्ति को जो सेना से भाग करके आता है, यदि आप द्वारा उसको संश्रय दिया जाता है तो आपको भी सजा दी जाएगी 2 साल की। और आपसे कहता है कि भाई साहब देखो मैं कैसे आया हूँ ये मत पूछना, लेकिन मुझे अपने घर में रहने दो। आप कहते हैं ठीक है यार, हम लोग तो भारत में हैं और ख़ासतौर से शरणागत हम लोगों के अगर पास कोई आ जाता है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं। श्रीमान जी ये एक्ट कहता है शरणागत मत बनिए, नहीं बिना वजह 2 साल की सज़ा के पात्र बन जाएंगे। बात तो दंड की भागनी होगी, लेकिन अगर वो पत्नी बन गई तब दंड की भागनी नहीं होगी। इसलिए प्यार करिए तो पत्नी बनाने तक का करिएगा, प्यार अधूरा मत करिएगा। नहीं बेचारे तुम तो जाओगे ही जाओगे, उसको भी ले जाओगे। भाग जाओ, नहीं मर जाओगे सेना में, बेवजह का घर परिवार सब खत्म हो जाएगा। भागो यहाँ से। हमने जैसे ही ये किया और वो व्यक्ति क्या किया, भाग गया। जैसे ही वो व्यक्ति भागा, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम विद्रोह कर सको, तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने अधिकारी के ऊपर। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और हमारे चैनल को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। आप लोग इसी तन्मयता के साथ हमारे चैनल को एंजॉय करिए और मैं अपनी तन्मयता के साथ आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। आइए आज हम लोग अपने नए लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है आईपीसी का चैप्टर नंबर 7। आईपीसी का चैप्टर नंबर 7 बेसिकली बात करता है सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधित अपराधों के विषय में। देखिए, सेना के लिए जो एक्ट बना था वो एक्ट बना था सेना अधिनियम 1950। नौसेना के लिए नेवल डिसिप्लिन एक्ट 1934 और वायुसेना के लिए वायुसेना अधिनियम 1950। ये तीनों एक्ट, ये तीनों सेना के लिए बनाए गए हैं। और हमारी आईपीसी का सेक्शन 139 स्पेशली इस बात को कहता है कि सेना, नौसेना और वायुसेना के अधीन यदि कोई व्यक्ति कार्यरत है तो इस अध्याय 7 के किसी भी अपराध के लिए उसे आईपीसी के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। एकदम क्लियर कट जान लीजिए। यानी इस सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध के विषय में जो बात की गई है, ये सेना के व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध के विषय में बात नहीं की गई है, बल्कि सेना से बाहर के व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध के विषय में बात की गई है। अब मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझा दूं। इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें हम लोग को 4 चीज़ें देखनी है। पहला होगा विद्रोह, दूसरा होगा हमला, तीसरा होगा अभित्यजन, चौथा होगा अवज्ञा। ये पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 7 में ये 4 की पॉइंट है। अगर ये 4 की पॉइंट आपके दिमाग में आ जाए तो कभी भी आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं भूलेगा। इस विद्रोह से संबंधित 2 धारा है, 131, 132। हमले से संबंधित भी 2 धारा है, 133, 134। अभित्यजन से संबंधित भी 2 धारा है, 135, 136। और अवज्ञा संबंधित मात्र 1 धारा है, 138। और इसके बाद लास्ट जो 140 है और 139 है, ये दोनों मैं बता देता हूँ। 140 जो आपका संबंधित है वो है फर्जी सैनिक बनने के संबंध में,
ये हो गया आपका 140 और 139 हमने आपको बता ही दिया कि ये जो एक्ट है इसमें 137 एक बच जा रहा है। वन 137 बिल्कुल इससे अलग है कि यदि कोई अभित्यक्त व्यक्ति है, अभित्यक्त व्यक्ति यदि किसी पोत में घुस जाए तब क्या होगा। ठीक है, ये आपका 131 से लेकर के 140 तक का पूरा सेक्शन है ये, और इसमें बस यही 4-5 की पॉइंट आपके दिमाग में अगर याद रहेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस आईपीसी को समझने में और इस चैप्टर नंबर 7 को समझने में। अब मैं आपको एक कहानी के तौर पे इसको समझाना हूँ और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे कि ये 131 क्या है, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, ये पूरे सेक्शंस को आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीधे अपने सेक्शन की तरफ आते हैं और सेक्शन नंबर 131 क्या कहता है। सेक्शन 131 ये बात कहता है कि एक बाहरी व्यक्ति दुष्प्रेरक, जिसको हम कह सकते हैं, वो सेना के ऑफिसर को दुष्प्रेरित करता है ये कहते हुए कि आप सेना के खिलाफ विद्रोह कर जाओ, आप भारतीय सेना के खिलाफ विद्रोह कर जाओ, और यदि उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाए तब क्या होगा, विद्रोह न किया जाए तब क्या होगा, और विद्रोह कर दिया जाए तब क्या होगा। एकदम आप इसको एकदम आसानी समझिएगा, एकदम सिंपल तरीके से, कोई घबराने की बात नहीं है। एक व्यक्ति, आपको मैं द राइजिंग, मंगल पांडे द राइजिंग मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उस मूवी में एक सीन आता है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। मंगल पांडे पानी में से नहा करके निकलते हैं और बाहर जाते हैं, और उसी समय एक छूत व्यक्ति जो कि झाड़ू लगा रहा होता है और मंगल पांडे से कुछ कमेंट करता है। मंगल पांडे उसको कहते हैं हट जाओ मेरे सामने से, तुम छूत व्यक्ति हो। और वो कहता है अब तो भारतीय सरकार में जो भारतीय अंग्रेज़ों की व्यवस्था है उसमें तो कोई अछूत या छूत तो है ही नहीं, आप क्या छूत की बात कर रहे हो। तो मंगल पांडे कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उस समय वो सिपाही कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगा हुआ कारतूस तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इनडायरेक्ट वे में उस व्यक्ति का जो यह कार्य है वो एक दुष्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। देखने से ऐसा महसूस होता है कि वो मंगल पांडे के अंदर एकदम झकझोर देगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अगर दो कंडीशन बनी ना, कौन दुष्प्रेरक बना, वो झाड़ू लगाने वाला दुष्प्रेरक बन गया। उस सीन का वो जो थीम है वो दिमाग में अपने रखी है, वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरक बन गया और उसने मंगल पांडे के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और मंगल पांडे ने उसके रिजल्ट स्वरूप विद्रोह कर दिया। 1857 की क्रांति, सबको पता होगी मंगल पांडे की क्रांति। 1857 की क्रांति का मूल क्या था, वही गाय और सूअर की चर्बी का। तो 1857 की जब क्रांति हुई उस समय एक्ट नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दंडित किया गया, फांसी की सजा दी गई, उस फिल्म में भी और रियल में भी। लेकिन हम यहाँ आते हैं, तो विद्रोह न किया जाए तब क्या होगा, दुष्प्रेरक, चूंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये एक्ट सेना के किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभावी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 139 इसको बार करता है। तो फिर ये सारा अपराध कर कौन रहा है, ये सारा अपराध कर रहा है दुष्प्रेरक। बात समझ में आ रही है। यानी हम इसमें मंगल पांडे की सज़ा के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि मंगल पांडे को क्या सज़ा दिया गया, क्या नहीं दिया गया। हम इस एक्ट के बनने के बाद यदि यह बात साबित हो जाती कि एक्चुअल में ये जो मंगल पांडे के दिमाग में बात आई, ये दिमाग में बात डालने वाला व्यक्ति मंगल पांडे खुद से नहीं थे, बल्कि वो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ने इस बात दिमाग में डाली मंगल पांडे के, तो वो व्यक्ति दुष्प्रेरक बनता और उस व्यक्ति को इस एक्ट के तहत दंडित किया जाता, तो उसे कितनी सज़ा दी जाती। हम पूरी बातों को आप निचोड़ समझ पा रहे होंगे कि हमारा कार्य केवल दुष्प्रेरक के लिए है। ये जो सेक्शन नंबर 131 से लेकर 140 तक है, ये केवल दुष्प्रेरक को दंडित करने की बात करता है, उस सेना के व्यक्ति की बात हम इस एक्ट के तहत नहीं करेंगे। बात क्लियर हो रही है। तो उस दुष्प्रेरक को हम क्या सजा देंगे।
अगर मंगल पांडे ने विद्रोह न भी किया होता, अगर उस समय ये एक्ट बना होता, तो इसको सजा कितनी दी जाती? आजीवन कारावास। या 10 साल तक की सजा। या नहीं है, और जुर्माना। ठीक, यानी दुष्प्रेरक को हम कितनी सजा देंगे? पहले कंडीशन में यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह न किया जाए तो हम सजा देंगे आजीवन कारावास, 10 साल तक की सजा और जुर्माना। लेकिन 1857 की क्रांति हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको देख रहे हैं, आप समझिएगा दिमाग में। तो दुष्प्रेरक व्यक्ति कौन बना? वो झाड़ू लगाने वाला। तो वो जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है मंगल पांडे को, तो क्या हुआ, कैसे हुआ? वो चूंकि एक्ट के तहत उसके लिए अलग व्यवस्था है, जैसा कि हमने 139 में आपको बता दिया। लेकिन वो जो दुष्प्रेरक व्यक्ति, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, मंगल पांडे के आंदोलन के बाद यदि एक्ट बना होता तो उसको इस एक्ट के तहत यदि दंडित करना होता तो हम उसको कितनी सजा देते? बस इसी में एक सजा जोड़ लीजिए, मृत्युदंड। बात क्लियर हो रही है? यानी कि अगर हमला विद्रोह जो है हो जाए तो ऐसे दुष्प्रेरक को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 साल तक की सजा और जुर्माना, इसकी व्यवस्था की गई है। यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह न हो तो आजीवन कारावास, 10 साल तक की सजा और जुर्माना। ये आपका सेक्शन हो गया 131 और 132। यानी 131 ये कहता है कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यदि विद्रोह न हो तो सजा इतनी, ये कहता है 131। यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए तो सजा कितनी होगी? ये चारों हो जाएगी, ये बात कहता है 132। एकदम बात क्लियर समझ में आ गई? अब आते हैं 133 की तरफ। एकदम बिल्कुल क्लियर कट, यही सेम कंडीशन यहां पे भी है। हमने क्या किया? हमने एक सैनिक के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम जिसके अधीन काम कर रहे हो वो व्यक्ति गलत है, उस व्यक्ति पे हमला कर दो। या किसी भी बात को लेकर के उसके दिमाग में ये बात हमने डाल दी कि तुम अपने ऊपर के अधिकारी के ऊपर हमला कर दो। और जैसे ही ये बात हमने उसके दिमाग में डाली कि तुम अपने अधिकारी के ऊपर हमला करो, अगर हमला हो जाए तो क्या होगा और हमला ना हो तो क्या होगा? हमला हो जाए तो कंडीशन 133 और हमला ना हो तो कंडीशन 133, और अगर हमला हो जाए तो कंडीशन नंबर 134। सजा कितनी हो जाएगी? अगर हमला ना हो तो 3 साल, और यदि हमला हो जाए तो 7 साल। ये 134 और ये हो गया 133। यानी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? 133 134 कुछ भी तो नहीं है, एकदम सो सिंपल। भाई हम किसी अधिकारी के अधीन काम कर रहे हैं और हमको हमारे दिमाग में किसी ने कोई बात डाल दिया, तो ये हमको सजा तो मिलेगी, तो वो तो एक्ट के तहत मिलेगी, आर्मी एक्ट के तहत मिलेगी, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के तहत मिलेगी और वायुसेना अधिनियम के तहत मिलेगी। वो हमको सजा जो मिलेगी वो मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारे दिमाग में बात डाली वो इस आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा और उसको हमला न करने की कंडीशन में सजा जो मिलेगी वो 3 साल की मिलेगी। मेरे द्वारा हमला नहीं किया गया लेकिन उसने तो अपराध कर दिया, और मेरे द्वारा यदि हमला कर दिया गया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 7 साल। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? 134 तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी पहला कंडीशन हमने क्या बताया था आपको कि पहले नंबर पे हमको विद्रोह देखना है, 131 132। क्लियर हो रहा है बात? यानी पहला की पॉइंट वो था विद्रोह, दूसरा की पॉइंट क्या था? हमला। हमले में भी हमने देख लिया कि हमने उच्चस्थ अधिकारी के ऊपर हमला कर दिया, यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हमला नहीं किया तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 साल तक की सजा। यदि हमला हमने कर दिया तो 7 साल तक की सजा। 131 132 133 134 बिल्कुल क्लियर हो गया? अब हम आते हैं 135 की तरफ। एकदम बिल्कुल सो सिंपल, बिल्कुल सो सिंपल। हमने अभित्यजन का दुष्प्रेरण कर दिया, हमने उसके दिमाग में एक बात डाली, यार देखो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम विद्रोह कर सको, तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने अधिकारी के ऊपर हमला कर सको। एक काम करो, भाग जाओ भाग जाओ, नहीं मर जाओगे सेना में, बेवजह का घर परिवार सब खत्म हो जाएगा, भागो यहाँ से।
हमने जैसे ही ये किया और वो व्यक्ति क्या किया, भग गया। जैसे ही वो व्यक्ति भगा, हमने भगाने का उसको दुष्प्रेरण कर दिया, अभित्यजन का हमने दुष्प्रेरण कर दिया और दुष्प्रेरक सजा का पात्र हो गया। सजा कितनी मिलेगी, 2 साल। सजा कितनी, 2 साल। यानी जैसे ही हमने किसी व्यक्ति को भगाने का दुष्प्रेरण किया कि सेना से तुम भाग जाओ, हमने ये अपराध कर दिया और हम भी 2 साल के सजा के पात्र हो गए। अब बस 135 इतनी है, आप एक्ट में पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 136 को बताने के पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। इस जीवन में लोग कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज़ होता है। ये एक्ट का ये सेक्शन इस बात को जाहिर करता है एक अपवाद के तौर पे, ठीक है। और प्यार और जंग में जब सब जायज़ होता है तो उस प्यार और जंग के कंडीशन में यदि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को, प्रेमिका शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रेमिका अगर प्रेमिका तक ही रह गई तो दंड की भागिनी होगी, लेकिन अगर वो पत्नी बन गई तो दंड की भागनी नहीं होगी। इसलिए प्यार करिए तो पत्नी बनाने तक का करिएगा, प्यार अधूरा मत करिएगा, नहीं बेचारे तुम तो जाओगे ही जाओगे, उसको भी ले जाओगे। बात समझ में आइए। आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 136 क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल। 136 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो सेना से भाग करके आता है, 135 में हमने भगाने का दुष्प्रेरण किया था, वो भाग गया और जैसे ही वो भाग करके आता है वो आपके घर में घुस जाता है और आपसे कहता है कि भाई साहब देखो मैं कैसे आया हूँ ये मत पूछना, लेकिन मुझे अपने घर में रहने दो। आप कहते हैं ठीक है यार, हम लोग तो भारत में हैं और ख़ासतौर से शरणागत हम लोगों के अगर पास कोई आ जाता है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं। श्रीमान जी ये एक्ट कहता है शरणागत मत बनिए, नहीं बिना वजह 2 साल की सज़ा के पात्र बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो शरणागत उसको मत बनाइए, यानी आप शरणागत मत बनिए। आप सीधे सीधे उससे हाथ जोड़ के कहिए श्रीमान जी आप सेना से भागे हुए व्यक्ति हो, मैं आपको अपने घर में शरण नहीं दूंगा, आप अपने जाइए, जहाँ व्यवस्था करना हो करिए। आप उसको तुरंत कहिएगा ना ना भैया ना। यानी किसी भी व्यक्ति को जो सेना से भाग करके आता है, यदि आप द्वारा उसको संश्रय दिया जाता है तो आपको भी सज़ा दी जाएगी 2 साल की। बात समझ में आ रही, क्लियर बात। लेकिन इसका एक अपवाद है, मैंने पहले ही वो लाइन बताई थी ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, ये उसका अपवाद है। अगर पत्नी अपने पति को संश्रय देती है तो ये इसके अपवाद की श्रेणी में आएगा, वो दंड की भागनी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था प्यार करिए तो पूरा करिए, पत्नी बनाने तक की व्यवस्था करिए, अधूरा प्यार मत करिएगा, नहीं तो सरदर्द हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पत्नी बन जाएगी तो वो आपको संश्रय भी देगी और पकड़े जाने के बाद उसको सज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर प्रेमिका तक की बात रह गई तो बेचारा वो तुम तो जाओगे जाओगे, वो भी चली जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो अब ये 136 का अपवाद है, यानी पत्नी यदि पति को संश्रय देती है तो वो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं करेगा, उसको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं 137 की तरफ। 137 मैंने क्या बताया था, 137 मैंने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जो जलयान यानी जो पानी की नाव है, बड़ा पोत है, उस पोत का मास्टर है। मास्टर का मतलब क्या होता है, उस पोत को चलाने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति उस पोत को चला रहा है, उस व्यक्ति की ड्यूटी है वो अपने ऑफिसर्स को लगाए, वो अपने जो कारिंदे हैं उनको लगाए कि इस नाव में वही व्यक्ति या वही सामान जाएगा जो इसके लिए परमिटेड होगा। लेकिन एक अभित्यक्त व्यक्ति यानी जो व्यक्ति भगौड़ा है वो आपकी नाव में घुस गया, आपको पता नहीं है, आपने उपेक्षा की। किस बात की उपेक्षा की आपने, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपकी नाव में क्या है, लेकिन जांच करने पे यह पाया गया कि आपकी नाव में वह अभित्यक्त व्यक्ति भी पाया जाता है। तो एक्ट क्या कहता है, आपको भले इस बात की जानकारी न हो कि आपकी नाव में वो व्यक्ति कैसे घुसा, लेकिन आपको भी जुर्माने से दंडित किया जाएगा और वो जुर्माना होगा मैक्सिमम 500 रुपया। क्लियर हो गई बात, मैक्सिमम जुर्माना 500 रुपया। अब आते हैं हम 138 की तरफ। 137 आपने बिल्कुल समझ लिया, 138, 139 और
140, ये 3 सेक्शन है, आपको इन तीनों को समझना है। 138 क्या कहता है? 138 ये कहता है कि यदि आप ड्यूटी में हैं और हमारे अंदर ये भाव है, हमको ये पता है कि आप सेना के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है, यानी चौथा कंडीशन क्या आ गया? अवज्ञा। याद करिएगा मैंने क्या बताया था? अवज्ञा। हमें ये पता है कि यदि सेना में रहते हुए आपने सेना के किसी भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया या सेना का निरादर किया, सेना का अपमान किया, अवज्ञा किया, तो ऐसे कंडीशन में आपको दंडित किया जा सकता है। हमने आपके दिमाग में, यानी इस तरीके से समझिए, पहला हमने क्या कहा? बहुत हिम्मती आदमी है, अबे विद्रोह कर जाओ। दूसरा हमने क्या कहा? विद्रोह करना तुम्हारे बस का बात नहीं है, एक आध आदमी को मार सकते हो, अपने सीनियर को मार, ठीक। तीसरा हमने क्या कहा? न तुम विद्रोह कर सकते हो न तुम मार सकते हो, बे भाग यहाँ से, भाग भी नहीं पाए। चौथा हमने क्या कहा? तुम सेना में ही हो यार, सेना में ही रहो, लेकिन इस सेना को अंदर रह करके इसकी अवज्ञा करो। अवज्ञा का मतलब उसका अपमान करो, कोई ऐसा काम करो जिससे कि उस सेना का निरादर हो। अगर हमने ऐसा दुष्प्रेरण भी कर दिया तो हम उसके लिए भी दंड के भागी बनेंगे और हमको दंड कितना दिया जाएगा? 6 महीने की सजा और या जुर्माना या दोनों। 139 हमने बहुत पहले बता दिया था कि ये एक्ट जो सेक्शन 131 से लेकर के 140 तक के बीच में है, ये भारत के सेना में कार्यरत व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है, ये केवल दुष्प्रेरक के ऊपर लागू होता है। जो व्यक्ति इन कार्यों का दुष्प्रेरण करता है, सेना के अधीन जो व्यक्ति है, अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको दंडित किया जाएगा सेना अधिनियम 1950 के तहत, नेवल डिसिप्लिन एक्ट 1934 के तहत और वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत। और सबसे लास्ट 140, जैसे मैंने कहा था आपसे, फर्जी वर्दी पहन करके कोई अगर अपने को सैनिक बताता है तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा 3 माह तक की सजा से। कितनी सजा? 3 माह तक की सजा से। और इसको जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो जुर्माना होगा मैक्सिमम 500 रुपये तक। 137 में भी जुर्माना ही लगेगा मैक्सिमम 500 रुपये तक, ठीक है। तो ये सारा 131 से लेके 140 तक आपको दिमाग में आ गया। फटाफट रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए अब। और आपने इसको अच्छे तरीके से समझा, आप लोग वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना से जितना शेयर करेंगे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप मेहनत करिए। आपका यदि सपना जज बनने का हो, आपका यदि सपना एपीओ बनने का हो, लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके आईएएस बनने का हो, तो आप अपने सपने को पूरा करिए। सपना देखने का हर किसी का अधिकार है, आप भी सपने देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद।